नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं विकास भदौरिया। बात कर लेते हैं कि क्या कोई मुख्यमंत्री जेल में बैठकर आदेश पर आदेश पारित कर सकता है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक केजरीवाल ने आज अपना दूसरा आदेश जारी कर दिया है। सवाल यह है कि आदेश किस तरह से जारी हुआ। क्या इस पर केजरीवाल के दस्तखत थे? क्या कोई फाइल भीतर आई थी? इन सारे सवालों के बीच दिल्ली राजनीतिक खींचतान और प्रदर्शनों का अड्डा बन गई। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ एक तरफ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री निवास का घेराव करने के लिए मार्च करने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री दफ्तर की तरफ मार्च की कोशिश की। हालांकि दोनों को ही पुलिस ने रोक दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री निवास के घेराव के लिए मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने सबको हिरासत में ले लिया। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद। मार्च नहीं हो पाया आप लोगों का। पुलिस डरती है अरविंद केजरीवाल से। वो डरती है कि अरविंद केजरीवाल के लोग आवाज उठाएंगे और मोदी अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। एक ऐसे नेता है अरविंद केजरीवाल जिनसे आज पूरा मोदी की सरकार, सारी संस्थाएं डरती है। इसलिए उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। इस बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जेल से दूसरा आदेश जारी करके सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त दवा और मुफ्त टेस्ट में हो रही समस्याओं का समाधान करने के लिए कहा। हमारे अरविंद केजरीवाल जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ऐसी मिट्टी के बने हैं कि वहाँ ईडी की हिरासत में भी उनको ये लगा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हिरासत में चला जाऊं और पीछे से दिल्ली के लोगों की परेशानियां बढ़ जाएं। और हम सब लोग जो उनके सिपाही हैं, हम सब लोग 24 घंटे काम करेंगे, मगर कोई दिक्कत जो है दिल्ली वालों को नहीं होने देंगे। ऐसी मुख्यमंत्री जी की इच्छा है और हमारे लिए ये भगवान की आज्ञा जैसा है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ऐसा कोई आदेश जारी करने के लिए केजरीवाल के किसी भी सादे कागज पर कोई हस्ताक्षर नहीं लिए गए हैं। आज बीजेपी ने भी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बीजेपी को फिरोजशाह कोटला स्टेडियम से चलकर दिल्ली सचिवालय जाना था, लेकिन पुलिस ने पहले ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। दिल्ली का मुख्यमंत्री कट्टर बेईमान भ्रष्टाचारी जिसने दिल्ली के पैसों की चोरी की है, उसे तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस मांग को लेकर हम दिल्ली सचिवालय जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है वो जेल से सरकार चलाएंगे। देखिए, जेल से सरकारें नहीं चलती, गैंग चला करते हैं, गिरोह चलते हैं। इन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया है। आज इनको पानी की चिंता हो रही है। 8-9 साल से दिल्ली के लोग गंदा पानी पी रहे, पानी आ नहीं रहा। आज ये चिट्ठी लिख रहे हैं। पानी और मेडिसिन को लेकर आदेश। अरे नकली दवाइयां देने वाला अरविंद केजरीवाल, लोगों को मारने वाला अरविंद केजरीवाल, वो क्या स्वास्थ्य की चिंता करेगा। दिल्ली में चुनाव में अभी समय है। इससे पहले दोनों पार्टियों की तरफ से इस तरह के विरोध प्रदर्शन अभी चलते रहेंगे। अब सुनिए कि बुधवार को क्या होगा। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली हाई कोर्ट में उस याचिका पर सुनवाई होगी जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को चुनौती दी है, साथ ही तत्काल रिहाई की मांग की है। दिल्ली से वैभव पलनिटकर और अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो आपने देखा कि दिल्ली में किस तरह से राजनीति का अखाड़ा बनी हुई है, लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बशीरहाट से लोकसभा उम्मीदवार बनाई गई संदेश खाली की एक महिला से बात की है। ये रेखा पात्रा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की है। संदेश खाली वो जगह है जहां महिलाओं के साथ बदसलूकी के आरोप
लगे थे और तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी ने बुरी तरह से घेरा था। बीजेपी ने यह मुद्दा जोर शोर से उठाया था और उसके बाद से वहां पर तमाम बीजेपी के नेताओं, कांग्रेस के नेताओं ने जाने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस के साथ मुठभेड़ की तस्वीरें भी सामने आई थी। लेकिन इस बीच ये खबर बेहद महत्वपूर्ण हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां से बीजेपी की उम्मीदवार रेखा पात्रा से फोन पर बात की है। प्रधानमंत्री ने बातचीत के दौरान संदेश खाली की इस महिला उम्मीदवार से बातचीत करते हुए उनको शक्ति स्वरूपा कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको कहा कि वे महिलाओं की शक्ति स्वरूपा हैं और ये बातचीत तकरीबन 15 से 20 मिनट तक टेलीफोन पर चली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रेखा पात्रा को फोन किया गया था। संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को सबसे पहले आवाज देने वाली रेखा पात्रा हैं और रेखा पात्रा को बीजेपी ने बशीरहाट जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से उम्मीदवार बनाया है। हम वो बातचीत भी आपको सुनाएंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखा पात्रा से की है। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि संदेश खाली से उम्मीदवार रेखा पात्रा को प्रधानमंत्री ने फ़ोन किया, फ़ोन करके उनसे बातचीत की, उनके इलाके की तस्वीर समझने की कोशिश की, वहाँ के हालचाल लेने की कोशिश की और उनको शक्ति स्वरूपा कहा है। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखा पात्रा से, सुनवाते हैं आपको। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत धन्यवाद। सवार प्रथमे आपनाके शुभेच्छा जानाई। आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही है, इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और आपका हाथ मेरे सर पे है, मेरा संदेश खाली का माँ बहन के सर पे आपका हाथ, आप तो हमारे लिए भगवान समान है। लग रहा है राम जी हमारा साथ है और राम जी का हाथ हमारा सर पे है। ऐसा है, इन माताओं बहनों का हाथ मेरे सर पे है। रेखा जी, मुझे आपका मैसेज मिला था, मैं यथासंभव कोशिश करता हूं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करता रहूं। मैं जानता हूं आप बंगाल की विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में प्रचार कर रही हैं। जब आपका नाम घोषित हुआ तो क्या माहौल क्या था, क्या लगा लोगों का, आपको क्या क्या परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता होगा, क्या हो रहा है, मैं जरा पूरा चित्र समझना चाहता हूँ। हमारी साथ जो दुर्घटना घटी थी, हम तो बहुत दुर्भाग्यशाली, हम संदेश खाली का माँ बहन नहीं है, पूरा बसीराट लोकसभा का जो माँ बहन है सब एक समान अत्याचारी तो हुई है और हमारी साथ जो हुई उनकी तो जेल हुई, ईडी की हाथ चला गया और हम चाहती है उनकी सजा मिले। और हाँ, हमारा इधर जो 2011 साल से वोट हम इलेक्शन नहीं दे पाई, हम चाहती है पूरा सुरक्षा के साथ वोट दे पाए, हम वोट दे पाएंगे, संदेश खाली की माँ बहन और भी खुश होगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप हमारे साथ आई। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है आपकी बात इलेक्शन कमीशन तक जरूर पहुंचेगी और इलेक्शन कमीशन सभी मतदाता मतदान कर पाए इसके लिए पूरा प्रबंध करेगा और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष मतदान हो इसके लिए हमेशा प्रतिबद्ध होता है। हम भी आशा करेंगे कि इलेक्शन कमीशन आपकी पीड़ा समझे कि आपने 2011 से आपने वोट नहीं दिया है, तो ये बहुत ही दुखद बात है कि बंगाल में किस प्रकार से सरकारों ने व्यवहार किया है। लेकिन रेखा जी, जब ये आपका नाम घोषित हुआ, आपको चुनाव में कैंडिडेट बनाया, वो जब समाचार मिला तो आपके पड़ोस में अड़ोस में और आप जो इतना बड़ी लड़ाई लड़ी हो, सब में क्या मैसेज गया, सबका कैसा रिस्पॉन्स है? सब लोग खुश है। 2-4 टीएमसी की जो माँ बहन थे उन्होंने विरोध किया, उन्होंने अभी मान लिया और उन्होंने भी फिर से हमारी पास मैसेज, वीडियो कॉल से मैसेज भेजा। उन लोगों ने जो किया वो तो टीएमसी की बुलाने पर किया है, उन्होंने जोर जबरदस्ती करवाई गई है और नहीं होगा जो किया उनके लिए उन्होंने माफी मांग रही है। तो हमारे कोई उनका ऊपर कोई दुश्मनी नहीं है क्योंकि वो हमारे माँ बहन, हमारी भाई बाप है। हम तो सबके लिए लड़ेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे लिए लड़ रही है, हम उनके लिए लड़ेंगे। जो जमीन, जो सम्मान लौटाया जाए इसके लिए पूरा कोशिश करेंगे। रेखा जी, अभी जो मैं सुन रहा हूं आपको, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको उम्मीदवार बना करके बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि राजनीति में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये कहेंगे कि जिसने आपका विरोध किया उसका भी भला हो। और मैं सुन रहा हूं अभी तो आप चुनाव के मैदान में उतरी हो और आप कह रही हो
कि टीएमसी के जिन लोगों ने मेरे खिलाफ किया है उनका भी अन्याय के खिलाफ मैं लड़ूंगी। ये आप बहुत बड़ी बात बता रही हो और मैं सच बताता हूँ, देश जब जानेगा कि रेखा पात्रा इस विचार के रखती हैं और सारा देश आप पर गर्व करेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुन करके। रेखा जी, मुझे पता लगा है कि बसीरहाट में जनता, विशेष रूप से महिलाएं, ये आपको बहुत स्नेह दे रही है और अब जब चुनाव के मैदान में उतरी है तो अब क्या वातावरण है? उनकी घर की बेटी हूँ मैं और उन्होंने मुझे चाहती है, ये सुनकर बहुत खुश हूँ मैं। और इलेक्शन पे उतर के हमें लग रहा है उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा मुझे, और उन्होंने जब पूरा सपोर्ट करेंगे तब ना हम उनके लिए और भी कुछ कर पाएंगे। और हम भी गरीब घर की लड़की हूँ, किसी की घर की बेटी बहू हूँ, तो यही बोलूंगा। मेरे पति भी तमिलनाडु, चेन्नई उधर काम करती है। हमारा फैमिली में बहुत बहुत परिश्रम करके उनका हमारा संसार चलती है। तो हम चाहेंगे सबके लिए कुछ ऐसे करेंगे जो बाहर ना जाना पड़े, सबको इधर कंपनी मिले, इधर काम करे और हमारा इधर से बंगाल से बाहर ना जाना पड़े। इसलिए हम पूरा कोशिश करेंगे। आपका ये जो आत्मविश्वास है ना, आप जरूर दिल्ली पहुंचोगी और आप जरूर चुनाव जीत करके आओगी। रेखा जी, संदेश खाली में आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है। आप एक प्रकार से शक्ति स्वरूपा है। आपने इतने ताकतवर लोगों को जेल भेज दिया। आपको अंदाजा है कि आपने कितने बड़े साहस का काम किया है। हमारा संदेश खाली की माँ बहन की पूरा सपोर्ट थी, इसलिए हम ये कर पाए सब। और उनकी सपोर्ट से आगे भी रास्ता चलेंगे हम, और उनकी साथ लेकर चलेंगे ये रास्ते। हम राम जी की तरह एक भाई एक बाप हमारी मिला है, तो हम आपका छोटे बेटी की तरह हमारा साथ रहेगा। रेखा जी, हम सब मिल करके माताओं बहनों के सम्मान के लिए, और सिर्फ बसीरहाट नहीं, पूरे बंगाल के लिए, वहाँ के सम्मान के लिए, वहाँ के गौरव के लिए हमारी ये लड़ाई है। और आप तो एक मेहनत कश परिवार से हैं, बहुत मजदूरी करके गुजारा करती हैं और इतना बड़ा सार्वजनिक जीवन का जिम्मा मिला है। बहुत बड़ा अंतर आया होगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं पूरी तरह आप लोगों के साथ रहूंगा। व्यक्तिगत रूप से भी मैं आप सबकी चिंता करूंगा। रेखा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका जो उत्साह देख रहा हूं वो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि बंगाल तो शक्ति पूजा की भूमि है, दुर्गा पूजा की भूमि है, और आप उसी शक्ति का पर्याय है। आप जिस मेहनत से, जिस हिम्मत से काम कर रही है वो बड़ी बात है। संदेश खाली की महिलाओं की आवाज को देश के सामने उठाना ये कोई सामान्य बात नहीं है, और आपने जो साहस दिखाया है वो देखकर लग रहा है कि इस बार बंगाल की नारी शक्ति विशेष रूप से हमें आशीर्वाद देगी, बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद देगी। मैं जरूर कहूंगा कि जितना हो सके पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच केंद्र की बीजेपी सरकार के कामकाज की बात जरूर पहुंचाइए। और अभी वहां जिस टीएमसी पार्टी की सरकार है उससे तो लोग बहुत परेशान हैं। बीजेपी सरकार की कितनी ही योजना हो, वहां टीएमसी सरकार लागू ही नहीं होने देती। आप लोगों के बीच जाकर ये भी बताइए कि कैसे वहां की टीएमसी सरकार की योजनाओं में करप्शन कर रही है, और अपना करप्शन छिपाने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं के नाम भी बदल देती है। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है, और मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सर, हमारा संदेशखाली में तो अभी 2011 से वोट चोरी कर रहा है, इतना चुराए जा रही है। तो किसी की पूरा शादी नशा से वो वोट दिए जाती तो आज ये दिन ना देखना पड़ती। हम लोग भी चाहती हैं पूरा शादी नेता के साथ हम वोट दें और हमारी माँ बहन की सम्मान रक्षा करे, और ये भाई बहन जो भाइयों को उठा के मारा जा रही है ऐसे नहीं ना मारा जाए, ये पूरे तरीके से हम देखेंगे। और जो भाइयों को मारा जा रही है
वो सिर्फ उनकी बेटा नहीं है, उनकी भाई नहीं है, वो मेरा भी भाई है और मेरा भी बेटा समान है। हम ये पूरे तरह से देखेंगे उनके साथ ऐसे दुर्घटना फिर से ना घटे। हम उनके साथ रह के ये लड़ाई उनकी घर घर तक पहुंच देंगे। आपकी ये जो हिम्मत है ना, ईश्वर भी आपके साथ रहेगा। आप हर नागरिक की सुरक्षा की जो चिंता कर रही है, हर नारी के सम्मान की जो चिंता कर रही है, वो एक लोक प्रतिनिधि बनने के सर्व गुण आपके अंदर है। भले आप गरीब परिवार से हैं। चलिए रेखा जी, मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको, हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त की जो बड़ी खबर थी वो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बशीरहाट की उम्मीदवार बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा से फोन पर बात की थी। फोन पर बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि अफसोस की बात है कि बंगाल में वोट देने नहीं दिया जा रहा है महिलाओं को। 2011 से बताया था रेखा पात्रा ने कि उनको वोट नहीं देने दिया जा रहा है और वोट उनका छीन लिया जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखा पात्रा को बशीरहाट से बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने के बाद आज फ़ोन पर बात की थी। ये बातचीत तकरीबन 10 से 12 मिनट लंबी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बशीरहाट और उसके आसपास के पूरे इलाके की हाल जानने की कोशिश की। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखा पात्रा से ये भी पूछा कि जब आपको टिकट मिलने की घोषणा हुई तो उस वक्त वहाँ इलाके में लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, लोगों ने किस तरह से इस बात को लिया और आपके मन में किस तरह का आत्मविश्वास जगा है। आपको बता दें कि रेखा पात्रा वो महिला हैं जिन्होंने बशीरहाट में महिलाओं के साथ हो रही नाइंसाफ़ी की आवाज़ उठाई थी और उसके बाद संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ नाइंसाफ़ी हुई, जो उनके साथ अत्याचार हुआ, वो आवाज़ पूरे देश में गूंजी। इस मामले को बीजेपी ने बहुत ज़ोर शोर से उठाया और उसके बाद कांग्रेस और दूसरे वाम दल भी इसमें कूद पड़े थे। इसके बाद टीएमसी सरकार और टीएमसी की बुरी तरह से घेराबंदी हुई थी और इस पूरे मामले के संदेश खाली का जो अपराधी थे, जो आरोपी थे, उनको जेल के सीखचों के पीछे कोर्ट के दखल के बाद भेजना पड़ा था। और हम कोशिश कर रहे हैं रेखा पात्रा से बात करने की, लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही है। लेकिन फिलहाल जो हम आपको बातचीत बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखा पात्रा से बात की है, फ़ोन पर बातचीत हुई है और इस बातचीत में उन्होंने रेखा पात्रा को शक्ति स्वरूपा कहा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार की आवाज़ को बुलंद किया और इस मामले में बड़े अपराधियों को जेल के पीछे भिजवाने में कामयाबी हासिल की, उसके बाद ये बहुत ही काबिल तारीफ प्रधानमंत्री ने इसे बताया था। तो देश में कल और आज होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। देश के कई हिस्सों में होली कल भी खेली गई और कई हिस्सों में आज खेली जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर परिसर में होली मिलन समारोह में शिरकत की। तस्वीरें देखिए आप। आज सुबह जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पीठ में पहुंचे थे तो उन्होंने सुबह की शुरुआत गायों को चारा खिलाकर और बत्तखों को दाना खिलाकर की और उसके बाद वहां पहुंचे तमाम लोगों के साथ उन्होंने मंच पर खड़े होकर उनके ऊपर अबीर और गुलाल उड़ेल कर उनके साथ होली खेली। तस्वीरें देखिए आप, ये गोरक्ष पीठ के परिसर की हैं जहां पर बड़ी तादाद में लोग उनके साथ होली खेलने आए थे और मंच पर खड़े होकर योगी आदित्यनाथ ने अबीर और गुलाल की होली खेली, उनके ऊपर अबीर और गुलाल उड़ेला। देश में होली का त्यौहार कल भी मनाया गया और आज भी कई हिस्सों में होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। खासतौर पर पूर्वांचल और बिहार में होली का त्यौहार आज ही मनाया जा रहा है। इसके बाद आप ये देखिए, देश के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें आ रही हैं, उसमें से गोरखपुर से भी ये तस्वीर आई है। गोरक्षपीठ के महंत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहाँ मौजूद लोगों के साथ होली के कार्यक्रम में शिरकत की और उनके ऊपर अबीर गुलाल उड़ेल कर होली मनाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी में शामिल हो गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से सीधे आ रही है। रवनीत सिंह बिट्टू लुधियाना से सांसद हैं, वे सामने बैठे हुए हैं। विनोद तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव उनके साथ हैं और उनको बीजेपी की सदस्यता अब से कुछ देर पहले दी गई है। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस को पंजाब में एक और बड़ा झटका लगा है। आज ही खबर आई थी कि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन पंजाब में नहीं होगा और उसके बाद अब ये बड़ी खबर आई है पंजाब से कि कांग्रेस का 7 सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने छोड़ दिया है। वे लुधियाना से सांसद थे और बीजेपी का दामन थाम लिया है। पंजाब के बाद अब सीधे रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। अमेठी देश की सबसे चर्चित लोकसभा सीटों में से है। यहां से इतिहास बनता बिगड़ता रहा है। यहां से नेहरू गांधी परिवार के कई नेताओं ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत भी की है और साथ ही साथ राहुल गांधी के पिता और राजीव गांधी ने भी यहां से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। 2019 में स्मृति ईरानी ने यहां राहुल गांधी को मात दे दी। अब इस बार यह सवाल उठा है कि क्या राहुल फिर से अमेठी लौटेंगे? क्या माहौल है अमेठी का, बता रहे हैं हमारे सहयोगी रणवीर। अगर सही कैंडिडेट अमेठी में ना आया तो सब कांग्रेसी आंसू खून के रोएंगे। बस पहली बात तो यह कि राहुल जी की आने की हिम्मत नहीं है अमेठी में। स्मृति ईरानी कहा नहीं 13 रुपए किलो चीनी खाए, 44-45 रुपए किलो खाए। हमें तो ऐसा लगता है साहब कि हम लोग जनगणना बढ़ाने के लिए सिर्फ पैदा हुए हैं और कुछ नहीं कर सकते भारत में। ऐसा लगता है सिर्फ आधार कार्ड बनवा लें, टहलो कि हाँ है, आबादी बढ़ रही है, 140 करोड़ हो रही है। जनता इस बात को जवाब देना चाहती है। अगर गांधी परिवार चुनाव लड़ता है तो ऐतिहासिक जीत होगी और एक मिसाल बनेगा दुनिया। राहुल जी नहीं आए तो लड़ेगा निश्चित रूप से गांधी परिवार। हम भी चाह रहे हैं कि राहुल गांधी एक बार अमेठी आए, चुनाव लड़ें और उनको अपनी बुद्धि का जो करते रहते हैं उसको यहाँ भी एक बार मतलब मनोरंजन करके जाएं। हम लोगों का मनोरंजन जैसे देश में वो कर रहे हैं वैसे अमेठी का भी मनोरंजन बंद ना हो, मनोरंजन अमेठी का हो। पता लग रहा है उन्हीं को गांधी परिवार से वरुण या मेनका आ रही है, भाजपा उनको हटा रही है दोनों को। उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट है जो पिछले 5 दशकों में देश की 5 सबसे चर्चित सीटों में से एक है। इस सीट ने कई बड़े बड़े नेताओं को चुनाव जिताकर संसद भी भेजा और कई बड़े नेताओं को चुनाव हराकर पटखनी दे दी। इस सीट से जीते हुए कई बड़े नेता सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे, लेकिन ये सीट कभी विकास के शीर्ष तक नहीं पहुंच सकी। नमस्कार, मैं हूं रणवीर और आज हम पहुंचे हैं अमेठी। ये अमेठी वही वीआईपी सीट है जिस सीट से कई बड़े नेता चुनाव जीते, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में आखिर अमेठी किसे जिताएगी और किसे हराएगी? आखिर जनता के मूड में क्या है, ये मूड समझने के लिए हम पहुंचे हैं अमेठी और अमेठी चलते हैं और दिखाते हैं कि इस बार जनता क्या चाहती है और जनता क्या सोचती है। अमेठी लोकसभा सीट 1967 में अस्तित्व में आई। उसके बाद यहाँ के लोगों ने कई बड़े बड़े नेताओं को चुनाव जिताया भी और हराया भी। यहाँ से चुनाव हारने वालों में संजय गांधी भी हैं, मेनका गांधी भी, शरद यादव भी हैं, कांशीराम भी, राजमोहन गांधी भी हैं, डॉक्टर सतीश शर्मा भी हैं, संजय सिंह भी हैं, कुमार विश्वास भी और स्मृति ईरानी भी और राहुल गांधी भी। वहीं यहाँ से गांधी परिवार से संजय गांधी भी चुनाव जीते, राजीव गांधी भी, फिर सोनिया गांधी और अंत में राहुल गांधी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर यहाँ के राजनीतिक समीकरण को बदल कर रख दिया। अमेठी के रेलवे स्टेशन के बाहर पान की दुकान चलाने वाले पारसनाथ चौरसिया जी हमारे साथ हैं। चौरसिया जी, अमेठी का माहौल है?
भाई हम अपना माहौल बता सकते हैं, आते जाते जो लोगों को सुनते हैं बस वही। अच्छा वही बताइए, हाँ। कितनी उम्र है आपकी? अप्रैल से 70 लगने जा रहा है। 70 जी। तो 70 साल में तो बहुत बदलाव देखा होगा अमेठी में। आप लोग कईयों को हरा चुके, कईयों को जिता चुके हैं। अमेठी में अगर स्टार्टिंग विकास थी, संजय गांधी अगर आज जिंदा होते तो अमेठी नहीं बम्बई बन जाता, लेकिन उनके जाने के बाद कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो संजय गांधी को भी तो आप लोग हरा चुके हैं एक बार। नहीं, संजय गांधी को हरा चुके हैं हम लोग। थोड़ा हम तो बता दिया, मैं अपने वोट से नहीं, हम तो अच्छा एक चीज बताइए, संजय गांधी होते तो क्या हो जाता? संजय गांधी होते 48 किलोमीटर अमेठी का नक्शा बना था। आज अमेठी इस तरह ना होती जिस तरह आज है। आज किस तरह खराब हालत में? खराब हालत में नहीं, अब तो कम से कम सुधर गया है, हर चीज़ हो रही है। लेकिन बस यही चीज़ दिक्कत है कि छोटे आदमियों को नीचे जो गिराया जा रहा है, बड़े आदमियों को बढ़ाया जा रहा है। जो मुझे प्रेजेंट टाइम काम दिखाई पड़ रहा है वो पहले नहीं दिखाई पड़ रहा था। मतलब स्मृति ईरानी ने काम? हाँ, चाहे स्मृति ईरानी चाहे मोदी जी कहिए। हाँ, मतलब स्मृति ईरानी मतलब मोदी? हाँ जी। आप ये कह रहे हैं कि मतलब स्मृति ईरानी कुछ नहीं है जो कर रहे मोदी जी? भाई अब मोदी जी कर रहे हैं, चूंकि स्मृति ईरानी को यहाँ की जिम्मेदारी दी गई, इसलिए उन्हीं की देख रेख में कराएंगे। समोसा बना रही हैं, क्या नाम है आपका? परमजीत मौर्य। करमजीत? परमजीत। परमजीत जी, ये बताइए, सब सरकार आजकल कह रही है महिला आरक्षण देंगे, महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। महिलाओं के लिए कुछ हो रहा है कि नहीं? इधर देखिए ना जरा, देखिए क्या लग रहा है, महिलाओं के लिए कुछ हो रहा है काम? हम तो जो कमाते खाते हैं वही जानते हैं, और बाकी हम नहीं जानते क्या मिल रहा है क्या नहीं। राशन मिल रहा है बस। अच्छा, हम तो इतना ही जानते हैं बस। ये बताइए, आप अमेठी में रहती हैं, अमेठी का विकास हुआ है? अभी रोड सही हुआ है। यहाँ से तो बहुत बड़े बड़े लोग चुनाव जीतते हैं ना। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, स्मृति ईरानी, उसके पहले भी बहुत लोग चुनाव लड़े। तो अमेठी उतना डेवलप हुआ है? देखो सर, अब जो है काफ़ी सही हो गया कि लाइट बराबर रहती है। हैं, पहले रहता था हफ्ते में 8 दिन लाइट रहती थी, 8 घंटा रहता था, 8 घंटा नहीं रहता था। अब लाइट की प्रॉब्लम दूर हो गई, काफ़ी चीज़ें। और अब बच्चे भी सही से आ जा सकते हैं, कहीं भी जाएं। अब हमारी बेटियां डरती नहीं हैं, कहीं भी आए जाएं। पहले डरती थी क्या? पहले कोई निकलता नहीं था बाहर इतना ज़्यादा, लेकिन अब सही है, अब नहीं डर लगता। हाँ, पहले था बहुत, मतलब निकलने में डर लगता था पहले। अब मतलब कानून व्यवस्था ठीक हुई है? कानून, हाँ कानून सही है। कौन ठीक किया? अब योगी जी किए हैं ठीक। हाँ। अच्छा, आप लोग कांग्रेस को वोट देती थी पहले कि भाजपा को? अब हम जब से दे रहे हैं भाजपा को दे रहे हैं पहले। अब जब से यहाँ भाजपा आई है, भाजपा जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस। पहले राहुल गांधी थे तो राहुल गांधी को भी दे? हाँ, पहले राहुल गांधी। और जब से सरकार सही हुआ तब से बस यही सरकार सही है। हाँ, इस बार राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे तो क्या रहेगा? अब क्या रहेगा क्या नहीं पता नहीं, जो इस समय सरकार है सही है। हाँ। आपका क्या नाम भैया? अरे राम जी इधर आइए, आप तो साक्षात राम जी। आजकल राम जी की खूब चर्चा हो रही है। ये बताइए, क्या माहौल है अमेठी का? अमेठी की भाजपा की सरकार बनेगी फिर से। काहे? भाजपा काम अच्छी कर रही है, और बाबा की सरकार है, मोदी जी की है, कि जो भी काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। सड़क है, पानी है, बिजली है, कोई भी काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। ये बताइए, आप कांग्रेसी थे कि भाजपाई थे? तो पहले कांग्रेसी थे। कांग्रेस, हाँ कांग्रेसी पक्के थे हम। मतलब कांग्रेस काम नहीं किया यहाँ का, जो भी सड़क थी, खंडक था, ये काम उतना काम नहीं हो रहा था। मतलब जब से बाबा आ गए तब से काम अच्छा हो गया, बाईपास हो गया, ओवरब्रिज हो गया, और भी काम हो रहे हैं, अन्य काम हो रहा है। राहुल गांधी अमेठी से 3 बार सांसद रहे, लेकिन 2019 में वो चुनाव हार गए। इस बार फिर से राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, इसकी घोषणा हो चुकी है। लेकिन अमेठी को लेकर अब भी संशय बना हुआ है कि आखिर वो चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे। और इसी संशय की वजह से शायद कांग्रेस के दफ्तर में सन्नाटा पसरा है, हर कमरे में ताला लगा है, और कार्यकर्ता और नेता इस उम्मीद में है कि राहुल गांधी के नाम की घोषणा जल्द होगी। लेकिन अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़े
तो क्या होगा, और अगर लड़े तो क्या होगा। चलते हैं और कुछ लोगों से समझते हैं। मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी वर्कर हूं, लेकिन कष्ट थोड़ा सा ये होता है कि बताइए हमारी कांग्रेस पार्टी राजीव जी के समय से कैप्टन साहब, सोनिया जी, सब लोगों से पिक्चर हम लोग सजाते चले आए। आज कुछ लोग बैठे हुए वहां पे दिल्ली के नेता सुप्रिया श्रीनेत जी को भेज रहे हैं। बताइए हम लोगों के दिल पे क्या बीतेगा। हम लोग भी तो आदमी हैं, हम लोगों के पास भी इज्जत है। हम लोग कौन सा मुंह दिखा के वोट मांगे, क्या करें। अभी तक कांग्रेस पार्टी की लिस्ट नहीं निकली। उनको पहले राउंड में कहना था जाओ राहुल लड़ो, जो होगा देखा जाएगा। इस तरह की भावनाएं हम लोगों के अंदर सीना चौड़ा हो जाता, लेकिन आज हम लोग मुंह झुका के बैठे हुए हैं। इसका भी कारण वही दिल्ली से ही है भैया। बस हम भी क्या करते हैं, क्या नाम है? पिंटू अग्रहरी। आप भी इनकी तरह दुखी हैं? हम भी दुखी हैं, हमारा सोनू भैया बड़े भाई हैं। अगर राहुल जी चुनाव नहीं लड़े तो उसका क्या असर होगा? स्मृति ईरानी फिर बहुत पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतेंगे, और अगर लड़ गए तो लड़ाई कांटे की रहेगी। अभी भी जीत की गुंजाइश, मतलब ये नहीं है कि आसानी से एकदम 100। आसान नहीं है उनके लिए, उनसे आसान नहीं है। एक तरफा लड़ाई नहीं रहेगी। स्मृति ईरानी स्थान में, स्मृति ईरानी यहाँ बहुत मजबूत नेता बन के उभरी। आज आप कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं बहुत मजबूत हैं। नहीं, राहुल चुनाव लड़ रहे हैं तो दमदारी से लड़ेंगे, दूसरा नहीं यहाँ जीत पाएगा। राहुल जी को चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं? 100% लड़ना चाहिए। हाँ, और अगर नहीं लड़े तो जिस तरह से ईरानी जी जो है दहाड़ रही हैं, तो उनको जो है हराने के लिए राहुल जी को जरूर लड़ना चाहिए। और अगर नहीं लड़े तो क्या असर होगा? लड़े तो कोई बात नहीं है, बड़े लीडर हैं, हमारे लीडर हमेशा रहेंगे। हम कांग्रेसी हैं और रहेंगे, आजीवन रहेंगे। निराशा हो जाएगी? निराशा अब क्या है, अब हमारे बड़े लीडर हैं जो आज्ञा देंगे। सर भीड़ भाड़ अभी पहले थी, जब से टिकट फाइनल के लिए इसीलिए नहीं आ रहे हैं लोग। फाइनल हो जाए देखो भीड़। अच्छा जी, मतलब जब अब एक कार्यकर्ताओं में भी निराशा आ गई है कि राहुल जी पता नहीं लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ऐसा कुछ है? जी 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 जी। यहाँ लोग आते होंगे तो बातचीत करते होंगे ना कि भाई राहुल जी को लड़ना चाहिए, ऐसा कुछ होता है? जी, बात चलती है। हाँ। बात चलती है राहुल जी के लिए। हाँ जी। और अगर कोई और आ जाएगा गांधी परिवार के बाहर से? गांधी परिवार से कोई और आएगा तो फिर निराशा ही निराशा। गांधी परिवार से अमेठी का नाता 5 दशक पुराना है। संजय गांधी और राजीव गांधी ने अमेठी को विकसित करने के लिए कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज़ और कुछ छोटी इंडस्ट्रीज़ बनाई थी। अगर बड़ी इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो भेल और एचएएल ये 2 बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो यहाँ पर चल रही हैं, लेकिन जो छोटी इकाइयाँ थी वो बंद होती गई। उन्हीं में से एक है अमेठी की कंबल फैक्ट्री, जो मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं। ये वही कंबल फैक्ट्री है जो 1988 में बनी थी और एक ज़माने में यहाँ से कंबल बना करके प्रदेश भर में भेजा जाता था। लेकिन वक्त के साथ इमारत भी जर्जर होती गई और यहाँ लोग भी कम हो गए। हाल ये है कि इस वक्त यहाँ सिर्फ 2 कर्मचारी हैं, एक सुपरवाइज़र और एक बुनकर। अब वो एक बुनकर यहाँ फैक्ट्री में बैठ के कंबल बनाता है और जब माल आता है तभी कंबल बनता है, यानी कि साल के आधे साल लगभग माल नहीं होता है और इस वजह से कंबल नहीं बन पाते हैं। तो इस जर्जर इमारत की वजह से न सिर्फ रोज़गार छीना गया बल्कि अमेठी का विकास भी वक्त के साथ ठहर गया। ऐसे में अमेठी के लोग रोज़गार को भी एक बड़ा मुद्दा मानते हैं। यादव जी, आप अमेठी के रहने वाले? जी। क्या करते हैं? साहब बेरोजगार हैं, अभी कोई काम नहीं है हमारे पास। सिर्फ खेती में जो पिताजी करते हैं उनके साथ हाथ बटाने के अलावा कोई काम नहीं है। और सरकार हमारे लोगों के पीछे कोई ध्यान नहीं देता है। चुनाव आता है तो सभी लोग किसान और जवान की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट चुनाव ख़त्म, गवर्नमेंट बनी, सबका ध्यान हट जाता है। किसान अपना खेत में परेशान है, साढ़ हाँकेंगे, और नौजवान जो है अपना रोड पे परेशान है। वो कहीं नौकरी भटक रहे हैं, कहीं किसी सेठ की दुकान पे 200 में 150 में नौकरी कर रहे हैं, जो ज़्यादा मजबूरी में है। और जो काम चला पा रहे हैं वो वैसे टहल रहे हैं। अच्छा, गांधी परिवार ने 80 और 90 के दशक में तो कुछ काम किया, कुछ फैक्ट्रियां बनवाई, उसके बाद लेकिन फैक्ट्रियों की हालत ख़राब होती गई। ये जो युवाओं का मौका गया है, इसकी जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस है, बीजेपी है, कौन, किसको मानते हैं आप? साहब जिम्मेदार यहाँ सब हैं, जितनी गवर्नमेंटें हैं। किसी ने 10% काम किया तो किसी ने 15 किया, किसी ने 1 किया, और कोई तो ऐसा है कि इस पे काम ही नहीं करना चाहता है। किसानों में गवर्नमेंट जैसे पहले वाली थी, कांग्रेस ने कुछ काम किया, चलो ठीक है वो गलती किया, आप तो सुधारो, कम से कम 10 साल हो गया है, आप सुधार। बीजेपी ने भी कुछ किया नहीं, नौकरी के मामले में कोई काम नहीं किया साहब। किसानों के लिए कोई काम विशेष नहीं है। आप 2000 दे रहे हो साहब, 1500 की DAP देते हो, उसके बदले आप ले लेते हो। इतनी महंगाई में हम लोग कैसे काम करेंगे? रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है अमेठी के लिए?
बहुत बड़ा मुद्दा है सर। इस बार चुनाव में युवा जो हैं रोजगार के मुद्दे पे वोट करेंगे? सर हम वोट का अब सोचे ही नहीं है। हमारे गांव में भी जो कुछ भी है भीमी ग्राम सभा से हैं, मंगापुर गांव लगता है। इस बार हम वोट देने जाएंगे ही नहीं। हैं सरकार कुछ करती ही नहीं है यहाँ की। हाँ तो मतलब ना कांग्रेस को वोट देंगे ना बीजेपी को वोट ही नहीं, किसी को नहीं दे। फायदा क्या होगा? हैं कोई फायदा नहीं है। सरकार हमारा फायदा नहीं देख रही तो हम सरकार का कहाँ से देखेंगे? किस वोट सरकार तो किसी न किसी की बननी है, पर आप वोट ही नहीं देंगे तो आपकी पार्टिसिपेशन क्या होगा? पार्टिसिपेशन सर ये बात है सर, हम सरकार से गुस्सा हो गए हैं। हमको सरकार कोई भी अच्छा नहीं होता। कोई तो जीतेगा। हाँ कांग्रेस अच्छी थी पहले भी और अभी भी अच्छी है। एक वीवीआईपी जिला होने के बावजूद अमेठी में कई ऐसी बुनियादी दिक्कतें हैं जिन दिक्कतों की शिकायत यहाँ रहने वाले लोग सालों से करते आ रहे हैं। चाहे पतली सड़कें हों या फिर टूटी हुई सड़कें, बेरोजगारी हो या फिर बिजली की समस्या, आवारा पशु हों या फिर गंदगी, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मुद्दे नेताओं के सामने उठाए जाते हैं, लेकिन कई बड़े नेता जो कि देश की संसद में पहुँचे, उनके यहाँ से प्रतिनिधित्व बनने के बावजूद भी इस ज़िले की वो दिक्कतें ख़त्म नहीं हुई। हाल फिलहाल के दिनों में कुछ काम ज़रूर हुआ है, लेकिन वो काम इस वीवीआईपी ज़िले को बहुत पहले शायद मिल जाना चाहिए था, और अभी भी जितना मिला है वो भी शायद पर्याप्त नहीं है। कौन मतलब है भैया जो वह ना गरीब दुखिया सुनबे न करे, देवे न करे, चाहे प्रधान आवे चाहे जे आवे, क्यों बतावा गरीब दुखिया सुनवाइए नहीं ना तो क्या करे भैया। अच्छा, राहुल गांधी जब थे तक काम हो रहा था कि अभी हो रहा है? कौन राहुल गांधी तो चिन्हबे नहीं कही, का बताई राहुल गांधी चिन्हबे नहीं करते? इस बात 13 रुपया किलो चीनी खवावत नहीं का? अच्छा का चीनी में चीनी वाला घंटा बाजी नहीं 13 रुपया किलो चीनी नहीं खाए, 44-45 रुपया किलो खाए ही। अरे एक मिनट, स्मृति जी बोली थी 13 रुपया किलो चीनी देनी। हाँ मिला? नहीं मिला, नहीं मिला है। अब मोदी जी गोरू छोड़े हैं, यह खेती चलता है और क्या करता है। हाँ बाबा, अब बाबा हर सब जनवर के किए हैं कि नहीं, अब उन्हें सथवा बांटे, अब किए हैं मोदी, किए हैं बाबा। काम का हो तो रोड बन रहा है गांव में? हमारे गांव में तो चला जाए तो चक्कर जाम हो जाए। हाँ कुछ काम नहीं हो, कौनो काम नहीं होता है। हाँ तो नाराजगी बहुत है आपके अंदर? नाराजी भैया, और चला जाए तो चाहता था लगे चक्कर जाम मुझे, तू ही ना वहीं चले जाए झूरन में न जा पाऊ गया, जब धक्का धुक्किया है और का कोनो रोड नहीं बना है हमारे गांव का। सबका जेकर जो इच्छा का तो अपने मन का करत है, चाहे जिसके तो। और रही बात जो है कि बिजनेस गरीब की सिर्फ ईश्वर सुनता है, और जो सही सुनता है उसको हटा दिया जाता है। कौन सही सुनता था? अब जैसे पहले अभी आप चर्चा किए कुछ मिनट पहले राहुल गांधी, अब जैसे कारखाना है ये, अब ये कारखाना में कई आदमी काम करता है? 2 आदमी हैं। 2 आदमी, और कागज में तो ढेर हुई हैं। हाँ तो यही तरीका है। रास्ता का वहीं गाड़ी चला जाए, आप संतोष नहीं जा सकते। अगर स्वास्थ्य गड़बड़ा है तो आप और भी गड़िए। रोड इतना खराब है? हाँ। अच्छा, राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे तब क्या होगा? नहीं, ये तो कुछ नहीं कहा जाए, सबका अधिकार है, राहुल गांधी का भी अधिकार है। लड़ना चाहिए, बिल्कुल, क्यों नहीं लड़ना चाहिए भाई। हमको तो इनके पिताजी का शब्द याद है, उन्होंने अमेठी में आए थे तो उन्होंने जवाब दिया था कि अमेठी मेरा गांव है, सुल्तानपुर मेरा गांव है, अमेठी मेरा घर है। अरे जो काम हो रहे हैं, बाईपास वगैरह जो निकला है, सब थोड़ा माहौल चेंज हुआ है पहले से। अभी मेरे गांव का जो सड़क थी वो रास्ता निर्माण चालू हुआ है। मुआवजा अभी मेरी तो जमीन गई ही नहीं है सर, सड़क की योजना में जो मुआवजा किसान निधि वो मिल रही है मेरे को। तो अभी तो चाचा तो नाराज है, कह रहे हैं भाई ये पब्लिक से है, हम खुश हैं, कोई नाराज है या कोई है, पब्लिक की मन की ना कोई सरकार पूरी कर। कह रहे हैं 13 रुपए किलो स्मृति जी बोली थी चीनी मिल रही है, उनको बोली थी, उन्होंने सुना था, मेरे को आवाज नहीं आई, मैं नहीं जानता। सबसे अच्छा काम इंदिरा गांधी ने किया था। क्या किया था? बहुत कुछ किया था, उन्हीं की देन है सब ये। अमेठी? हाँ,
राहुल गांधी जो है पिछली बार तो हार गए, ये बार अगर लड़ेंगे तो क्या हो? हाँ, हमारे लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है। हाँ, वृद्धा। हाँ, 3-4 साल हो गया। हाँ, तो शिकायत नहीं किए? हाँ, कुल जाते हैं वहाँ, कोई सुनता नहीं है। किसको वोट देंगे? भगवान बता दिया है कि जीतेंगे, अब की दूसरी सरकार आएगी। आज राहुल गांधी की? हाँ। अब जनता है और जनता अपनी पसंद और नापसंद के हिसाब से अपनी अपनी बातें करती है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल अमेठी के लिए ये है कि स्मृति ईरानी के सामने कौन? क्या राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी से चुनाव लड़ने आएंगे या गांधी परिवार के बाहर से कोई चुनाव लड़ने के लिए अमेठी आने वाला है? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अगले 2-3 दिन में मिल जाएगा, लेकिन अमेठी के लोगों में इस वक्त सबसे ज़्यादा कौतूहल इसी सवाल के जवाब को लेकर दिखाई दे रहा है। अपने सहयोगी अरुण गुप्ता और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए।